एक है पानी का हौज, उसमें रोज ही पानी डालना पड़ता है, और एक है कुआं। कुएं में किसी ने पानी डाला है? हाँ, नहीं, पर निकाला तो सब नहीं है। पानी के हौज में रोज पानी डालना पड़ता है, पर कुआं खुद ही अंदर से पानी को जन्म देता है, पानी को प्रकट करता है। मेडिटेशन का जो लोग भी नियमित अभ्यास करते हैं, उन्हें बाहर की किताबों का ज्ञान अपने भीतर डालने की जरूरत नहीं रहती। उनके स्वयं के भीतर ज्ञान और प्रज्ञा हमेशा ही प्रखर रहती है। सूरज को जैसे किसी को आग डालनी नहीं पड़ती है, वो हमेशा ही दैदीप्यमान रहता है, ऐसे ही आदमी के भीतर से जो लोग भी मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि हमेशा अपने आप ही प्रखर रहती है, त्वरापूर्ण रहती है। आज हम उस मेडिटेशन के लिए अपने आप को जोड़ेंगे जिस पर हमारी अस्मिता टिकी हुई हो सकती है, जो हमारे विकास के लिए हमारा आधार बन सकती है, हमारे माइंड को संतुलित करने में हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति तन से स्वस्थ है और मन से शांत है, वो व्यक्ति इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा वरदान है। खुद को स्वस्थ रखना, खुद को शांत और प्रखर रखना, यह समाज और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर कोई व्यक्ति अशांत है, जो व्यक्ति भीतर से अशांत है, भीतर से क्रोधित है, मान कर चलिएगा, अशांत व्यक्ति इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अभिशाप है, और शांत प्रकृति का व्यक्ति अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कैसे? अगर एक व्यक्ति 1 मिनट में क्रोधित होता है, वो व्यक्ति अपने परिवार में वरदान बनेगा कि अभिशाप? जोर से बोलिए तो। जरा सोचो, मैं अगर तीव्र क्रोध का व्यक्ति हूं, तो मेरे द्वारा मेरे समाज में, मेरे घर परिवार में शांति और प्रेम की स्थापना की कल्पना कैसे की जा सकती है? अगर इस समाज और परिवार में शांति का साम्राज्य अगर स्थापित करना है, तो मुझे, मेरे पर, आपको, अपने आप पर, हर किसी को अपने आप पर काम करने की जरूरत है। और काम करके सबसे पहले अपने माइंड को शांत करो, अपने माइंड को बैलेंस में लाओ। हर आदमी का माइंड पीसफुल भी होना चाहिए, पावरफुल भी होना चाहिए, प्योरीफाइड भी होना चाहिए, और ये तीनों काम इंसान के लिए मेडिटेशन करता है। एक होटल में एक अमीर व्यक्ति का प्रवास हुआ, और अगले दिन सुबह जब रवाना होने लगा तो उसकी नजर अपने हाथ पर गई। वो देखकर चौंक पड़ा, हाथ में घड़ी नहीं। कमरे में इधर उधर ढूंढा, पर उसे कहीं पर भी घड़ी नजर ना आई। अपनी पूरी सूटकेस खोली, एक एक कपड़ा खोला, पर कहीं भी उसे अपनी घड़ी नजर ना आई। उसने होटल के मैनेजर को फोन किया और कहा कि कमरे में मेरे रहते हुए आपके स्टाफ में से 2 और 3 बार लोग मेरे कमरे में आकर गए हैं। कोई चाय और कॉफ़ी के बहाना आया, कोई सफाई के बहाने आया, कोई चदरा बदलने के बहाने आया। मेरी घड़ी गायब है, मेरी घड़ी ढूंढ के निकलवाइए। अगर नहीं निकाला गया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और आपकी ये 5 स्टार होटल की सारी इमेज खराब हो जाएगी। मैनेजर ने जैसी ये बात सुनी, तत्काल सारे स्टाफ को इकट्ठा किया। कौन कौन गए कमरे में? सब ने कहा कि साहब हमने तो बिल्कुल घड़ी देखी ही नहीं। सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया, पर कहीं पर भी उन्हें घड़ी नहीं मिल पाई। मालिक को फोन किया गया, मालिक भी आ गए, पुलिस भी आ गई। उसने कहा कि मेरी घड़ी निकालो, ढूंढ के निकालो। इसलिए मैं घड़ी के लिए नहीं कह रहा कि मेरी राडो घड़ी 5 लाख की थी, बल्कि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे पिताजी के द्वारा दी गई मेरी अंतिम निशानी थी, और उसके साथ मेरे पिता की यादें जुड़ी हुई है। और पापा ने मरने से पहले अपने हाथ से निकालकर और मुझे मेरे हाथ में ये घड़ी पहनाई थी। प्लीज मेरे लिए घड़ी निकाल के दो। जो व्यक्ति उस घड़ी को ढूंढ कर देगा, मैं उस व्यक्ति को $1000 इनाम दूंगा। स्टाफ फिर लगा,
बाथरूम, पट्टियां, अलमारी, नीचे ऊपर इधर उधर पूरा गद्दा हटाकर देख लिया गया, पर कहीं पर भी घड़ी नजर ना आई। आखिर मालिक ने कहा कि यह अपने लिए बड़े अपमान की बात है कि हमारी होटल में कोई व्यक्ति आकर के रुका और उस तरह से आज घड़ी गायब हो गया और उसने हम पर इल्जाम लगाया है। तभी एक नया स्टाफ आगे आया और उसने कहा कि बॉस, अगर आप मुझे रजा दें, अगर ये कहते हैं कि कमरे में ही घड़ी थी और वहीं पर खोई है, रात को जब ये सोए तो घड़ी थी और सुबह उठे तो नहीं मिली, आप मुझे एक अवसर दीजिए, शायद मैं इनकी घड़ी ढूंढ के निकाल दूं। मालिक ने कहा ओके, तुम आराम से तफ्तीश कर सकते हो। लाकर के सारा स्टाफ को बैठा दिया गया, वो कमरे के अंदर गया। उसने कहा कि अब सब लोग शांत हो जाओ, कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, इतने शांत हो जाओ कि आपके सांस का स्वर भी निकले तो पता न चले कि आपकी सांस भी चल रही है कि नहीं चल रही है। सब लोग यहाँ पर शांति से बैठ जाओ। वो कमरे के अंदर गया, बीच आंगन में जाकर के उसने कमर सीधी की, आराम से आंखें बंद की और शांतिपूर्वक मेडिटेशन करने लगा। सबसे पहले उसने अपने शरीर को स्थिर किया, माइंड को शांत किया, माइंड के बैलेंसिंग किया और बैलेंसिंग करके अब घड़ी के टिक टिक पर ध्यान देना शुरू किया। जब तक व्यक्ति का मन अशांत होता है तभी तक उसे बाहर के निमित्त प्रभावित करते हैं, और जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति को बाहर के निमित्त प्रभावित नहीं करते हैं। वो आराम से वहां जाकर के मेडिटेशन करने लगा, माइंड शांत हुआ, और जब माइंड शांत हुआ तो उसने घड़ी की तरंगों पर ध्यान देना शुरू किया। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3, चौथे, 5वें मिनट में उसे कहीं से घड़ी की एक बारीक टिक टिक, एक बहुत मंद टिक टिक उसे महसूस होने लगी। उसने अब घड़ी की उस टिक टिक पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया कि अब ये किस दिशा से, किस साइड से ये ध्वनि आ रही है, और तभी उसको महसूस हो गया ये पलंग के आसपास से ये टिक टिक आ रही है। उसने अपने ध्यान को पूरा किया, खड़ा हुआ और उसने कहा कृपा करके इस पलंग को यहाँ से हटाया जाए। तो बोले पलंग को हटाने से क्या होगा, पलंग तो बिल्कुल जाम है। बोले इसको आप एक बार हटाया जाए, और जैसे ही पलंग को हटाया गया कि पलंग के नीचे घड़ी मिल गई, क्योंकि मालिक जब सोया था तो पलंग के सिरहाने पर उसने घड़ी रखी थी और उधर पीछे से फिसल कर और वो पलंग के नीचे अंदर चली गई थी। वो खड़ा हो गया, घड़ी मिल गई। मालिक देख करके चौंक पड़ा। क्या किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन इतना गहरा परिणाम दे सकता है कि एक खोई हुई घड़ी भी, उसकी टिक टिक भी उसे सुनाई दे सकती है? क्या ध्यान करने से आदमी का मन, उसका माइंड क्या इतना बैलेंस हो सकता है? युवक ने कहा सर, मेरे गुरु ने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया है और उस मेडिटेशन के कारण ही मैं हर कार्य को मैं बारीकी के साथ करने में सफल रहता हूं। जो मार्ग इंसान को एकाग्र बनाता है, जो मार्ग इंसान को हर बारीकी देता है, जो मार्ग इंसान को अपने आप से जोड़ता है संसार में, उसी शक्ति का नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान वो है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। आदमी अब तक अगर मंदिर भी गए तो बाहर गए, प्रार्थना की तब भी बाहर गए। मेडिटेशन ही तो एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जो आदमी को अपने से जोड़ती है, अपने आप पर काम करती है। अगर दुनिया को बदलना है तो खुद को बदलो, और खुद को अगर बदलना है तो रोज मेडिटेशन करो।